वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 1 से, यानी बायोकेमिस्ट्री से। तो जो पेपर हमारा सितंबर 22 में हुआ था, जिसको जून 22 भी कहा जाता है, उस पेपर में बायोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो भी शिफ्ट नंबर 2, यानी जो पेपर इवनिंग में हुआ था। मॉर्निंग वाला पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर की। ठीक है, तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पेपर के अंदर बायोकेमिस्ट्री से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं। ये 4 क्वेश्चन लास्ट के वीडियो में हमने कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि पार्ट सी में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया है रामाचंद्रन प्लॉट से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बायोकेमिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है, दैट इज रामाचंद्रन प्लॉट। ये क्वेश्चन भी वहां से आया है। आपको ये प्लॉट दिया हुआ है और उसमें 4 मार्क किया हुआ है, A, B, C और D। आपसे पूछा है कि यहां पर कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है ये मेनली बात करता है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां आपसे पूछा है कि कौन कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बस इस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, इस प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है रामाचंद्रन प्लॉट। यहां पर जो ये वाला पार्ट है ये अल्फा हेलिक्स है और ये भी अल्फा हेलिक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट पर जो प्रेजेंट होता है वो है अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो यहां पर प्रेजेंट होता है वो अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होता है। ठीक है, इसके बाद यहां बात करें तो इस पॉइंट पर होता है जो बीटा टर्न है टाइप सेकेंड, वो यहां होता है। पैरेलल बीटा शीट यहां होती है और एंटी पैरेलल बीटा शीट यहां पर होती है। और यहां पर एक पॉइंट जो मिस हो रखा है, यहां होता है कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। यहां पर होता है कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आप ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख के आए हैं कि सी पॉइंट क्या होगा, अल्फा हेलिक्स होगा, और यहां पर बी पॉइंट भी अल्फा हेलिक्स होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर जो अल्फा हेलिक्स होगा वो लेफ्ट हैंडेड होगा और ये राइट हैंडेड होगा। तो सी हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड। चलिए इसको एक बार ढूंढ लेते हैं कहां पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है, इसमें जो सी पार्ट है वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, बिल्कुल सही है। यहां पर भी दिया हुआ है तो ये भी आंसर हो सकता है, यहां पर भी दिया हुआ है तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन फोर्थ में कहा है कि सी क्या है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने देखा है कि बी क्या है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड है। तो बी को देखिएगा, बी इसमें लिखा है कि बीटा स्ट्रैंड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है कि जो बी है वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहां पर भी सेम लिखा है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जो हमारा सही आंसर हो सकता है। इसके बाद अभी हम देख के आए हैं कि जो डी पोर्शन है वो क्या है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है। और ए क्या है, यहां पर देखो ए क्या है, ए है हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा है डी क्या है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है। तो डी देखो किस में दिया है, ये दिया है यहां पर डी, और यहां पर भी दिया है डी ही। अब ए में बात की है, अब ये तो हमारा कट ही गया था। ठीक है, सेकंड और थर्ड में हमें देखना था। तो यहां पर ये जो डी है ये कह रहा है कि कोलेजन है, जबकि ये कह रहा है कि बीटा स्ट्रैंड है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम अपने सही आंसर पर आ चुके हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ए क्या है, बीटा स्ट्रैंड है, बिल्कुल सही। बी क्या है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, बिल्कुल सही। सी क्या है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, बिल्कुल सही। और डी क्या है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पायरुवेट काइनेज द एंजाइम दैट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ पेप, यानी फोस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। इसमें कहा है कि ये जो एंजाइम होता है दैट इज पायरुवेट काइनेज, ये क्या करता है, पेप यानी फिनोल फोस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। साथ साथ यहां पर पेप से पायरुवेट तो बनता ही है, यहां पर एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। कहां से, एडीपी प्लस पीआई से यहां एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर द हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये क्या है, यहां ये पेप है, साथ में ये हाइड्रोलाइज किया है तो H2O है, और यहां बना है पायरुवेट, ये बना है पायरुवेट। और जो यहां इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुआ है, जो कि डेल्टा H है, वो कितना है, -16 किलोजूल पर मोल। और इसमें लिखा है कि एडीपी प्लस पीआई से जो एटीपी बनता है उसके लिए एनर्जी का कितना रिक्वायरमेंट है, डेल्टा G इज +30.5 किलोजूल पर मोल।
ये आपको मैंने बता दिया है। अब हमको ये बात भी कही है कि हाउ इज द फ्री एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी डिराइव इन दिस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द पायरुवेट काइनेज, आपको बताना है। देखो मैं आपको क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको समझ आना ही जरूरी है, उसके बाद ही आप आंसर को ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि जब पेप कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो साथ साथ वहां पर एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, जिसको डेल्टा जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में आता है तो मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू प्लस में होता है तो मतलब वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो यहां पर इस रिएक्शन को करने के लिए हमें डेल्टा जी कितना मिला है, -16। मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहां पर -16 हुआ है। और साथ साथ यहां पर एटीपी भी बनता है, लेकिन एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हमें जो डेल्टा जी मिला है वो कितना है, +30 है। यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है कपलिंग है, साथ में ये भी बनता है, एटीपी भी बनता है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है फिर वो एनर्जी यहां दी जाती है, तब जाकर एटीपी बनता है। ये तो हुआ बेसिक सी बातें। अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि जब ये रिएक्शन हुई है तो हमें -16 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिलती है, लेकिन एटीपी को बनाने के लिए हमें कितना एनर्जी देना होगा, 30.5, जो कि बहुत कम है। हमें मिला कितना है, 16, हमें देना कितना है, 30। तो अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर इतना सारा गैप है फिर भी ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, मतलब इतनी कम एनर्जी निकली है और हमें यहां ज्यादा देनी है फिर भी एटीपी बनता है, तो कैसे बनता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डिमांड है। अब आपसे पूछा है इन चारों में से बताओ सही आंसर क्या है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ये बताएगा हमें कि ये एटीपी कैसे बन जाती है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको ये समझा देती हूं कि होता क्या है, ये जो पेप है यानी फोस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है, जब इसका कन्वर्जन होता है पायरुवेट में तो पायरुवेट बन गया है। अब ये जो पायरुवेट होता है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है इसका इनोल फॉर्म और एक होता है कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर OH आता है, जबकि कीटो फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ये इसका इनोल फॉर्म है, ये इसका कीटो फॉर्म है। और ये जो इनोल फॉर्म होती है कन्वर्ट होती रहती है कीटो में, और ये जो कीटो फॉर्म है कन्वर्ट हो जाती है इनोल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटोमेराइजेशन, यानी इनोल का कन्वर्जन इनटू कीटो और कीटो का कन्वर्जन इनटू इनोल इज कॉल्ड टोटोमेराइजेशन। अब हमारे क्वेश्चन का क्या ताल्लुक है इससे, ताल्लुक ये है कि ये जो इनोल फॉर्म जब कन्वर्ट होता है कीटो फॉर्म में या फिर जब कीटो फॉर्म कन्वर्ट होता है इनोल फॉर्म में, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। कैसे, देखो इसमें लिखा है कि यहां पर जब ये द इनोल फॉर्म can form an ester linkage with a phosphate. This kind of a bond is called as enol phosphate bond. Hydrolysis of this bond has a highly negative change in free energy. यानी जब इनोल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट होता है या फिर कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट होता है तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो कि कितनी है, जो कि है -60 किलो जूल पर मोल। और एटीपी बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, +30, तो ये उससे कई गुना ज्यादा होती है, इस वजह से वो रिएक्शन हेल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। यहां पर हुआ क्या है कि जैसे पेप यहां कन्वर्ट होता है तो इसमें भी कुछ एनर्जी निकलती है, यहां पर जो हमें दिया है कि -16 किलो जूल पर मोल होता है। साथ साथ जब ये अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब भी यहां से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो कि -60 किलो जूल पर मोल दिया है। तो ये दोनों जो एनर्जी है कंबाइन होकर यहां ऐड की जाती है, जिससे हमारा एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो बताइए फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। Through coupling with keto-enol tautomerization, where the enol form of pyruvate is converted to the keto form. Exactly. जब इनोल फॉर्म कन्वर्ट होता है कीटो फॉर्म में तब जाकर ही वहां से एनर्जी रिलीज होती है और उससे एटीपी बनता है। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। बी में लिखा है थ्रो कंडेंसेशन नो, लिंकिंग ऑफ प्रोटोन मोटिव फोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, थ्रो कपलिंग विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ पीपीआई नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, क्यों होती है, विद द हेल्प ऑफ टोटोमेराइजेशन ऑफ पायरुवेट। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां आपको 4 डायग्राम दिए हैं और पूछा है चारों में से कौन सा है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। ठीक है,
हमारे पास ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट है, इस लाइट को भी कोई कंपाउंड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि वो कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम समझेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब कायरल का मतलब क्या होता है, कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर इस कार्बन के चारों बॉन्ड से जो जुड़ा है वो अलग अलग हैं तो मतलब वो कार्बन क्या है, कायरल है। अगर 2 भी सेम हो जाते हैं तो मतलब वो अकायरल है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें इन चारों डायग्राम में देखना है कि किसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सारे ही होने चाहिए, अगर एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि कायरल होता है। कायरल कार्बन जिसके पास है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट से। तो ये हमारे पास एक कार्बन है, देखो इस कार्बन पर एक है ये CH3 और एक है H, यानी दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जो थर्ड है NHCO है और ये जो फोर्थ है ये भी NHCO है। तो देखो इस कार्बन से 4 कंपाउंड, 4 फर्दर जो एलिमेंट है वो जुड़े हुए हैं, कंपाउंड जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से 2 क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो मतलब ये क्या है, अकायरल है। ये क्या है, अकायरल है। यहाँ पर सेम इस कार्बन के साथ में होगा, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ NHCO है, यहाँ पर भी NHCO है। यानी इस पूरे कंपाउंड में ये जो कार्बन प्रेजेंट है ये सभी कार्बन क्या है, अकायरल है, कोई भी कायरल नहीं है। तो दिस विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो A हम काट सकते हैं, यानी A हम यहां से भी रिमूव कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर। ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मैं बात करूं अगर इस कार्बन की, तो इससे एक जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है H और एक जुड़ा है ये कार्बन और फिर एक जुड़ा है ये कार्बन जिससे जुड़ा है R और इससे जुड़ा है CH3 और H। ये R कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि CH3 ही हो, है ना। तो मतलब इस कार्बन से 4 जो चीजें जुड़ी हैं वो डिफरेंट है। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है जिससे CH3H जुड़ा है और ये जो कार्बन है इससे मतलब R और H जुड़ा है। तो मतलब ये कार्बन भी क्या हुआ, कायरल हुआ। क्यों? क्योंकि चारों ही डिफरेंट है, CH3 अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन को रखता है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी को देखते हैं। सी में देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक है COOH, एक है H3N और एक है हाइड्रोजन, एक है CH3 और S। मतलब कि हम अगर बात करें इस कार्बन की तो चारों ही डिफरेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की तो इसके साथ में भी सेम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ कायरल। बात करें यहाँ डी में, तो देखो डी में ये कार्बन है, इससे COH है, NH3 है, H है, CH2 SE है और इस कार्बन की बात करें तो इससे भी चारों अलग है। तो मतलब ये भी क्या है, कायरल है। तो हम देख सकते हैं ये भी कायरल है, मतलब इसमें भी कायरल कार्बन है, इसमें भी कायरल कार्बन है और इसमें भी कायरल कार्बन है। तो ये तीनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है थोड़े अलग दे के रखे हैं। इसमें कहा है बी ओनली, तो बी ओनली तो नहीं है, बाकी 2 भी कायरल है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसमें केवल बी और डी दिया हुआ है, तो बी और डी ओनली हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The F1 subunit of F0 F1 ATP synthesize ATP from ADP in the mitochondria inner membrane। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेस्पिरेशन का, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। प्यूरिफाइड F1 सबयूनिट हाइड्रोलाइज ATP टू ADP। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये जो F0 और F1 होते हैं, जिसको ATPase भी बोलते हैं, जो ATP की सिंथेसिस करता है, तो जब वो अपनी इनर मेम्ब्रेन में होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन में जब ये F0 F1 प्रेजेंट होता है, तब तो ये क्या करता है, ATP की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द ADP। लेकिन अगर हम इस F1 सब यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर वो क्या करेगा, ATP को यूज करेगा और ADP में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि उसके जो एक्शन है, उसका जो फंक्शन है, बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है।
यहाँ तो उसने एटीपी को बनाया है और यहाँ वो एटीपी यूज कर रहा है। अब आपसे पूछा है क्या कारण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी ऑफ द F1 सब यूनिट इन सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म। यानी जब वो अपनी मेम्ब्रेन पे लगा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे लगा होता है, तब उसका अलग एक्टिविटी है। जब हम उसको वहां से निकाल लेते हैं तब उसका अलग एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या है, जब वो अपनी मेम्ब्रेन फॉर्म में होता है तब एटीपी को बनाता है, और जब सोल्यूबल फॉर्म में होता है तब एटीपी को यूज करता है। तो आपसे पूछा है कौन सा कारण है जो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये F0 F1 पार्टिकल। इसमें जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है F0 और ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है F1। ठीक है, अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है तो यहां से ये जो H पॉजिटिव होते हैं उनको यहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब यहां पर, मतलब इस स्पेस के अंदर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है एज कंपेयर टू दिस एरिया, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में H पॉजिटिव कम हो जाता है एज कंपेयर टू स्पेस। अब हमें पता है चीजें कहाँ मूव करती हैं, हायर टू लोअर मूव करती हैं। अब यहाँ पर हाई हुआ है H पॉजिटिव और यहाँ पर लो हुआ है, तो अब उन्हें यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन इस पूरी मेम्ब्रेन में कोई रास्ता ही नहीं है जो H पॉजिटिव को यहाँ ले जा सके छोड़ करके इस F0 पार्टिकल को। ये जो F0 होता है ये रास्ता देता है इन H पॉजिटिव को ताकि वो यहाँ से यहाँ मूव कर सके। ठीक है, तो जब वो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो जो ग्रेडियंट बना है वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि ग्रेडियंट मतलब जो डिफरेंस था पहले कि यहाँ हाई है यहाँ लो है, वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो अब इधर मूव कर रहे हैं। तो जब वो ब्रेक होता है, वो ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो वहां से कुछ एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का यूज करके ये जो F1 पार्टिकल होता है ये ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP में। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, जब यहां से H पॉजिटिव निकलकर जाता है तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ये F1 पार्टिकल क्या करता है, यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो F1 पार्टिकल होता है इसका फंक्शन डिपेंड करता है F0 पर। यदि F0 से H पॉजिटिव गया ही नहीं, एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, तो F1 ATP नहीं बना सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब वो मेम्ब्रेन में होता है तब तो वो ATP बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि वहां पर F0 उसकी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जब हमने इस F1 को बाहर निकाल लिया, इस F0 से अलग कर दिया, तो क्या फिर भी ये एनर्जी बना पाएगा, ATP बना पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसके पास F0 का सपोर्ट नहीं है। F0 जो एनर्जी रिलीज करता है वो उसके पास नहीं है, तो वहां पर वो नहीं बना पाएगा। यानी कि जब ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है तो ATP नहीं बनता है। बात समझ आई? अगर आई है तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है। देखो, फर्स्ट में लिखा है अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द F1 सब यूनिट बिटवीन द टू इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज नहीं आता है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत आता भी है पर वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि वो ATP को ही यूज करने लग जाए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड में लिखा है द लिपिड बाइलेयर एनवायरमेंट फैसिलिटेट द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय एनहांसिंग द रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। थर्ड में लिखा है द ATP सिंथेसिस रिएक्शन इज ड्राइव बाय कपलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट बन जाता है जिस वजह से ये एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है इन द सोल्यूबल फॉर्म द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिराइव द F1 सब यूनिट टू हाइड्रोलाइज ATP। ये भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एंजाइम से, वो भी इनिबिशन वाले टॉपिक से, यानी कि जब एंजाइम के साथ में इनिबिशन हो जाता है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एंजाइम का Km वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 5 × 10⁻⁻5 मोल, और आपको Vmax का वैल्यू भी दिया हुआ है दैट इज 100 माइक्रोमोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि आपसे पूछा है कि V का वैल्यू क्या होगा, कब, जब हमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻4 है सबस्ट्रेट हमारा। साथ साथ हम जानते हैं कि यहाँ पर इनिबिशन हुआ है, तो जो हमारा इनिबिशन करता है, जो इनिबिटर है, उसका कितना कंसंट्रेशन है, उसका है 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, और वहां पर जो इनिबिशन का कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी कितना है, 2 × 10⁻⁻4 है। ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है और फिर पूछा है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो इनिबिशन हुआ है वो कौन सा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हुआ है। ठीक है,
ओके तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आगे लिख लिया है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब हमें दिया हुआ है, Km का वैल्यू ये है, Vmax का ये है, जो सबस्ट्रेट है वो इतना है, I इतना है और Ki इतना है, हमसे V पूछा है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो जो Km है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, यानी जो पहले Km था किसी भी एंजाइम का, जब उस साथ में इनहिबिशन हुआ है तो उसका Km का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है? अल्फा से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अब हमारे पास Km ये था, लेकिन अगर उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है तो अब उसका वैल्यू अल्फा Km हो जाता है, अल्फा Km हो जाता है। ठीक है, तो मतलब Km हमारा क्या हो गया है? अल्फा इंटू Km। अब अगर Km में चेंज आया है तो जो V वाला हमारा फॉर्मूला होता है उसमें भी चेंज आएगा। V का फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? ये होता है V मैक्स मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट अपॉन में है Km और प्लस S, ये होता है हमारा वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला। अब देखो Km चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। वो क्या रहेगा? अब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा V मैक्स, तो एज इट इज सेम रहेगा, सबस्ट्रेट भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो Km है ये अल्फा Km हो जाएगा, यानी अल्फा Km हो जाएगा प्लस S। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है अगर हम V निकालना चाहते हैं। तो देखो हमारे पास V मैक्स भी दिया हुआ है ना, S भी दिया हुआ है और हमें Km भी दिया हुआ है। हमें निकालना है बस अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू निकाल करके हम इस V को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा 1 प्लस I अपॉन KI। ठीक है, अब अगर हम इसमें सब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब देखो I कितना है? I है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है। और देखिए KI कितना है? ये भी कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितना आया है? 2 आ गया है ना। तो हमारा जो Km है यहाँ हमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, इतना निकालने के बाद चलिए अब हम निकाल लेते हैं V को। तो V का फॉर्मूला हमारा कितना बना है? V मैक्स सबस्ट्रेट 2 मल्टीप्लाई Km प्लस S। ठीक है, V मैक्स कितना दिया हुआ है? V मैक्स है हमारे पास 100 और सबस्ट्रेट कितना दिया हुआ है? सबस्ट्रेट है हमारे पास 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये है हमारे पास 1 इंटू 10 टू द पावर -4, या फिर हम इसको डायरेक्टली 10 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं, है ना, 10 टू द पावर -4। ओके, इसके बाद हमें क्या है? 2 है हमारे पास और Km का वैल्यू कितना दिया हुआ है? Km का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी ये कितना है? Km का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए अगर हमारा ये जो 10 टू द पावर -5 है ये भी 10 टू द पावर -4 हो जाए, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 10 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका एक 0 यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। कितना बचा है? 5, 1 अपॉन 10 बचा है। जब ये इसको कट करता है तो 2, फिर यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही लिख लेते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर हमें क्या लिखना है? S लिखना है। S का वैल्यू अभी हमने देखा है कितना है? 10 टू द पावर -4। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन हमारे पास आया है। इसको सोल्व अगर करते हैं तो बस अब हमें ये कैलकुलेशन सोल्व करना है। अब देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये ऊपर आया है 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्जैक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर -4 और नीचे क्या होगा? 10 टू द पावर -4 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम 2 इंटू 10 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 टू द पावर -4 से ये चला गया और ये हुआ है 50, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है ये। यस, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज 50 माइक्रोमोल्स पर लीटर पर मिनट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि V कितना आया है? 50 माइक्रोमोल पर लीटर पर मिनट आया है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं जो भी यहाँ से आए हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।